हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लीगल दुनिया और मैं आपका दोस्त एडवोकेट मंजित सिंह चौहान। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल समेत संपूर्ण अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया। जब तालिबान ने यह जंग शुरू की थी तब अफगानिस्तान सरकार के पास 3 लाख सैनिक थे, जबकि तालिबान के पास मात्र 80,000 लड़ाके ही थे। अफगान सरकार के पास इतनी बड़ी सेना, साथ ही नाटो का समर्थन और अमेरिका जैसी महाशक्ति का सपोर्ट सिस्टम होने के बावजूद भी इतना जल्दी तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा होना कुछ संशय जरूर उत्पन्न करता है। अफगानिस्तान सरकार के सैन्य कमांडरों का बिना लड़े ही कुछ ही घंटों में तालिबान के समक्ष आत्मसमर्पण कर देना कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि वहाँ के लोगों और सेना का तालिबान को समर्थन हासिल था। लेकिन अमेरिका जैसी महाशक्ति का अपने तय समय से पूर्व निकल जाना एक अविश्वसनीय घटना है। यह वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन की समझ तथा नीतियों पर सवाल खड़े करती है। अफगानिस्तान पर तालिबान के इस कब्जे के बाद अफगानिस्तान में बहुत ही अफरा तफरी मची हुई है और इसका प्रभाव पड़ोसी देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर पड़ा है। ऐसे किसी घटनाक्रम के बाद वहाँ के देश के मूल नागरिक किसी अन्य देश में जाकर शरण लेने लगते हैं और ऐसे लोगों को शरण देने के पश्चात किसी अन्य देश में क्या समस्या उत्पन्न होती है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और साथ ही दोस्तों, हम ऐसे ही करंट टॉपिक और लॉ से रिलेटेड वीडियो समय समय पर बनाते रहते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि इस चैनल पर उपलब्ध होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में रह रहे विदेशियों सहित मूल अफगानिस्तान लोग भी अपनी जान बचाने हेतु काबुल एयरपोर्ट से जैसे तैसे निकल जाने की जद्दोजहद में लगे रहे। गोलियां बरसाते तालिबानियों के खतरे के बीच लोग अपने परिवार को लेकर काबुल एयरपोर्ट की ओर भागते नजर आए। कुछ लोग प्लेन में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे तो कुछ खिड़की दरवाजों पर लटकते हुए भी दिखे। कुछ लोग प्लेन की छतों पर तो कुछ लोग व्हील्स पर बैठकर वहां से बस निकल जाना चाहते थे, मगर अगले ही कुछ सेकंडों में ऐसे लोग आसमान से गिरते नजर आए। अपनी छोटी बच्चियों का जीवन बचाने व तालिबानियों से सुरक्षित रखने हेतु कंटीली तार के ऊपर से अमेरिकी फौजों को अपनी दूध हुई बच्ची को उछालती माओं की तस्वीरें पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि महिलाओं के सम्मान व मानवता की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करने वाले देश व महाशक्तियां ऐसे समय में कहाँ थी। तालिबान के कब्जे के बाद पूरी दुनिया भर में मानवीय आपदाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहाँ पर लोग, खास करके महिलाएं, अपने अधिकारों को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं। तालिबान ने यह स्पष्ट किया था कि अब वहाँ पर शरिया कानून लागू किया जाएगा। शरिया का मतलब है कुरान पर आधारित इस्लामिक कानून। इससे पूर्व भी तालिबान के शासन में हमने ऐसी स्थिति देखी थी जिसमें महिलाओं को दोयम दर्जे का माना जाता था। महिलाएं बिना किसी पुरुष के अपने घर से या अपनी छत या बालकनी में भी नहीं निकल सकती थी। इसके अलावा महिला को सदैव ही बुर्के या हिजाब में ही रहना पड़ता था और महिलाओं को पढ़ाई की भी मनाही थी। साथ ही साथ ऊंची हील्स पहनकर भी महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती थी। इसके अलावा महिलाओं को दफ्तरों इत्यादि में कामकाज करने पर भी पाबंदी थी। तालिबान के राज्य में महिलाओं पर बहुत ही ज्यादा ज्यादती की जाती है। उनको सारे राह कोड़े मारे जाते हैं तथा साथ ही साथ पत्थर से पीट कर काफी बार उनकी हत्याएं भी की जाती हैं। दोस्तों, हाल ही में तालिबान का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें तालिबान ने कहा था कि 15 से 45 वर्ष तक की महिलाओं तथा स्त्रियों की एक सूची बनाई जाए और वह सूची तालिबानियों को सौंप दी जाए, जिससे तालिबानी लड़ाके ऐसी महिलाओं के साथ विवाह कर सके। शरीयत की पालना में तालिबानी लड़ाके मात्र महिलाओं पर ही अत्याचार नहीं करते बल्कि उदारवादी विचारों वाले या पश्चिमी पहनाव वाले पुरुषों के साथ भी ज्यादती करते नजर आते हैं। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में शरीयत लॉ लागू करने से वहाँ के लोगों में अफरा तफरी है, जबकि 30 अप्रैल 2013 को प्यू रिसर्च सर्वे ने अपने आंकड़े जारी किए थे, जिसके तहत 99% अफगानिस्तान के लोगों ने शरीयत को लैंड ऑफ लॉ लागू करने के पक्ष में समर्थन दिया था। और यह दिलचस्प तथ्य भी है कि यह जब रिसर्च हुआ था तब वहाँ पर अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार थी। इन रिसर्च के आंकड़ों को देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ के ज्यादातर लोग शरीयत लॉ के समर्थन में थे और कहीं न कहीं तालिबान के समर्थन में भी रहे थे। और अब ऐसे में जब तालिबान वहाँ पर शरीयत लॉ लागू कर रहा है तब ऐसे लोगों का अपनी जमीन को छोड़कर किसी अन्य देश में शरण लेने हेतु जाना निश्चित रूप से संदेह तो उत्पन्न करता ही है। UNHCR के आंकड़ों के अनुसार अफगानिस्तान पर तालिबान के हुए इस कब्जे से पूर्व भी 22 लाख के लगभग लोग किसी अन्य देशों में शरण लिए हुए हैं। अगर बात करें विश्व भर के आंकड़ों की तो वर्ष 2020 तक तो विश्व भर में जबरन विस्थापितों की संख्या 82.4 मिलियन यानी 8 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की है। वहीं दुनिया भर में 26.4 मिलियन लोग शरणार्थी हैं, जिसमें से 68% हिस्सा सीरिया, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, दक्षिणी सूडान व म्यांमार से आता है। यानी आंकड़ों के अनुसार सीमा से पार विस्थापित होने वाले लोगों में सबसे ज्यादा संख्या मुस्लिम देशों से विस्थापित हुए लोगों की है।
हाल ही में तालिबान के शासन के बाद वहां से बच निकले लोग भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, यूक्रेन, कतर, पाकिस्तान, ईरान, कनाडा, अल्बेनिया इत्यादि देशों में शरण ली है। जबकि अपने आप को इस्लाम का धुरंधर तथा मसीहा मानने वाले देश टर्की ने अपने बॉर्डर पर बड़ी बड़ी दीवारों का निर्माण कराया है, जिससे लोग सिर्फ शरणार्थी शिविर में रहे तथा देश के अंदर नहीं आ सके। विश्व में किसी भी देश में होने वाले घटनाक्रम का प्रभाव वहां के पड़ोसी राष्ट्र सहित पूरे विश्व पर पड़ता है। ऐसी किसी घटनाक्रम के बाद जब वहां के लोग विस्थापित होते हैं या वहां के लोग अन्य देशों में शरण लेने हेतु जाते हैं, तब ऐसे देश जो ऐसे लोगों को शरण देते हैं उन देशों के समक्ष भी नई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे आवास, रसद, पेयजल, मानवीय समायोजन तथा वहाँ के नागरिकों की सुरक्षा। साथ ही ये शरणार्थी मानवीय आधार पर अपने देशों में शरण देते हेतु याचना करते हैं। जब प्रारंभ में ऐसे कोई देश ऐसे लोगों को शरण दे देता है तो उनमें से कुछ लोग कुछ ही वर्षों पश्चात अपने हकों की मांग करने लग जाते हैं, यानी वे लोग उस देश के मूल नागरिकों के बराबर अधिकार की मांग करने लग जाते हैं। साथ ही साथ कुछ केसेस में हमने देखा है कि ये लोग जिस देश में शरण ले रहे हैं उस देश के लॉ को मानने से इनकार भी कर देते हैं। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कुछ उदाहरण जिससे हमें स्पष्ट हो जाए कि शरण देने वाले देश को कौन सी नई समस्याओं का सामना करना पड़ा। सीरिया संकट के समय जर्मनी ने भी ऐसी ही मानवता वहाँ के आए शरणार्थी के ऊपर दिखाई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद देखा गया कि जर्मनी के क्राइम रेट में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगी। 31 दिसंबर 2015 की रात को जब पूरा जर्मनी नववर्ष के स्वागत में उत्साह से त्योहार मना रहा था, उस रात जर्मनी के एक शहर कोलोन में महिलाओं पर यौन आक्रमण हुए और इन यौन आक्रमणों की घटना इतनी ज्यादा थी कि मात्र उस रात में 1200 केस रिपोर्ट किए गए थे। वहां पर कुछ लोगों ने ग्रुप बनाकर महिलाओं के साथ ज्यादती भी कारित की थी। इन्वेस्टिगेशन में जब ऐसे घटना को अंजाम देने वाले लोगों का पता चला तो पूरे जर्मनी को बहुत ही ज्यादा शौक लगा। ये लोग वहाँ के मूल जर्मन लोग नहीं थे, ये लोग वही शरणार्थी लोग थे जिन्होंने जर्मनी ने मानवीयता के आधार पर शरण ली थी। स्वीडन एक बहुत ही शांत देश माना जाता है। सीरिया तथा ईरान जैसे खाड़ी देशों के शरणार्थियों ने यूरोप के विभिन्न देशों में शरण ली। ऐसे लोगों को मानवीयता के आधार पर शरण देने में स्वीडन सबसे आगे रहा था। फिर 29 अगस्त 2020 को सदैव ही शांत रहने वाले स्वीडन में भी दंगे हुए और इन दंगों के पीछे भी ऐसे ही शरणार्थियों का हाथ रहा था। पूरा स्वीडन पहली बार इस तरह की आगजनी और हिंसा का शिकार हुआ था। यह वहाँ के लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा दुखद और आश्चर्यचकित रहा था। साथ ही डेनमार्क, नॉर्वे तथा फिनलैंड जैसे देश जिनकी स्वयं की आबादी भी बहुत कम थी, जब ऐसे देशों ने ऐसे शरणार्थियों को शरण दी तब वहाँ के जनसंख्या ग्राफ में भी बदलाव होने लगे। मुस्लिम शरणार्थियों के आ जाने से वहाँ की जनसंख्या में बहुत बड़ा ही बदलाव हुआ। साथ ही साथ वहाँ के क्राइम रेट में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने लगी। ऐसे देश जहाँ पर क्राइम पहले से नगण्य थे या बहुत ही कम थे, ऐसे देशों में भी रैप, लूटमार तथा हत्याओं के मामले आने लगे। वही इन सब का एक पड़ोसी देश है पोलैंड, जिसने मानवीयता के आधार पर ऐसे लोगों को अपने देश में शरण नहीं दी, पनाह नहीं दी। आज भी वह देश इन देशों की तुलना में बहुत ज्यादा शांत है, स्थिर है। वहाँ पे ऐसी घटनाएं इन देशों की तुलना में कम हो रही हैं। अब हमने विश्व पटल पर तो इन घटनाओं को देख लिया, लेकिन अब हम जानते हैं हमारे देश में क्या हालत है, हमारे देश की क्या स्थिति है। हमारे देश तथा भारतीय संस्कृति ने सदैव ही अतिथि देवो भव, सर्वे भवन्तु सुखिनः तथा वसुधैव कुटुम्बकम् की कामना की है और प्राचीन भारत से आज तक हमने सभी लोगों को यहाँ पर स्वीकार किया है, सभी को उचित सम्मान दिया है और सभी को यहाँ पे फलने फूलने का उचित अवसर प्रदान किया है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें आज के भारत की, तो आज भारत में स्थितियां वैसी नहीं हैं। आज भारत के मूल नागरिक भी स्वयं मूलभूत सुविधाओं के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं। भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। ऐसे में बाहरी देशों से आए हुए लोगों को यहाँ पर शरण देना, ऐसे लोगों को सुविधाएं प्रदान करना कहीं न कहीं यहाँ के मूल नागरिकों तथा टैक्स देने वाले लोगों के अधिकारों का हनन है। इससे बड़ी भी चिंता का विषय यह है कि भारत में रह रहे अधिकांश शरणार्थी अवांछित तथा घुसपैठियों के रूप में भारत में आकर निवास कर रहे हैं। भारत में अधिकांश शरणार्थी अफगानिस्तान, बांग्लादेश तथा म्यांमार से आए हुए हैं। ये लोग अब वापस अपने देश जाना नहीं चाहते और साथ ही अगर ये लोग जाना भी चाहते हैं तो इन देशों की सरकार इन लोगों को अपनाने को आज तैयार नहीं है। हमारे देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों के अपराध में संलिप्तता जग जाहिर है। आतंकवाद हो, मानव तस्करी हो या गैर कानूनी तरीके से हथियार या नशीले पदार्थ लाने हो, यह सारे काम इन लोगों के द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ ये लोग यहाँ पर आधार कार्ड तथा पासपोर्ट तक भी बनवा लेते हैं। अगर हम बात करें आसाम तथा बंगाल जैसे राज्यों की, तो वहाँ के भौगोलिक तथा राजनीतिक परिदृश्य को इन लोगों के द्वारा पूर्ण रूप से बदल दिया गया है और ऐसा लगता है मानो कुछ ही समय में यह स्थिति अन्य राज्यों में भी आ सकती हैं। वर्ष 2017 में यूपी एटीएस ने रोहिंग्या के आतंकवादी अजीजुल हक को गिरफ्तार किया।
यह व्यक्ति म्यांमार से बांग्लादेश तथा बांग्लादेश के रास्ते भारत आया था। यहाँ के इस व्यक्ति ने भारतीय नागरिकता के सभी दस्तावेज बना दिए और साथ ही साथ भारतीय पासपोर्ट पर यह व्यक्ति दुबई तक की भी यात्रा करके आया था। इस व्यक्ति के खातों में लाखों रुपए का लेन देन विदेशों से होना पाया गया था। इन रुपयों का प्रयोग आतंकवाद के रूप में किया जाना था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने 16 पन्नों के हलफनामे में ये बताया है कि जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हैदराबाद तथा मेवात के शरणार्थी कैंपों में रह रहे रोहिंग्याओं के आतंकी कनेक्शन होने की गुप्त सूचनाएं प्राप्त हुई है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से 150 रोहिंग्याओं को हटाने के खिलाफ रोहिंग्या नागरिक समीउल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसके तहत घुसपैठ करके आए हुए शरणार्थियों को भारत में रहने हेतु परमिशन मांगी गई, इजाजत मांगी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि इनको वापस भेजे जाने की संपूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाने के बाद भी भारत सरकार ऐसे लोगों को अपने देश वापस भेजे। हाल ही में UNHCR के कार्यालय के बाहर अफगानी नागरिकों ने प्रदर्शन किया और अपने लिए विशेष अधिकारों की मांग की। दोस्तों, ऐसी लाखों घटनाएं हैं जिनमें हम आपको यह बता सकते हैं कि ये लोग शरणार्थी के रूप में भारत तो आए या घुसपैठिए के रूप में भारत तो आए, लेकिन यहाँ आकर ये लोग अपराधों में सम्मिलित हो गए। सारभूत रूप से देखा जाए तो हमें यह देखना है कि हम लोग आखिर शरण दे किसको रहे हैं। वह व्यक्ति मानवता के आधार पर यहाँ शरण लेने के लायक है भी अथवा नहीं। चूँकि मानवता के आधार पर शरण देने का अंतर्राष्ट्रीय दबाव होता है, पर ऐसे लोगों को मानवता के आधार पर शरण दिया जाना यहाँ के मूल नागरिकों के लिए समस्याएं भी उत्पन्न कर सकता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के प्रयास होने चाहिए कि जितने भी शरणार्थी लोग दूसरे देशों में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, उनको तुरंत प्रभाव से उनके देशों में भेजा जाना चाहिए, जिससे ऐसे देशों का जनसांख्यिकीय संतुलन बना रहे, ऐसे देशों को अन्य मुसीबतों का सामना ना करना पड़े, वहाँ पर शांति स्थापित रहे। बात करें हम भारत की, तो भारत में कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति व ज्यादातर पार्टियां अपने वोट बैंक के नाराज हो जाने के चक्कर में ऐसे दृढ़ निश्चय करने से बचते हैं। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या भारत देश को मानवीय आधार पर आए ऐसे शरणार्थियों को शरण देनी चाहिए, या अब यह समय आ गया है कि जब हम भी ऐसे लोगों को मना करें और हमारे यहाँ रह रहे मूल नागरिकों की सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान दें। तो दोस्तों, वीडियो लाइक करें और साथ ही साथ हमें कमेंट कर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर इस जानकारी से आपको वैल्यू मिली है तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।